Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today our topic is drugs used in chronic gout. इन ड्रग्स के दो मेन यूजेस होते हैं. फर्स्ट वन कि इन्होंने यूरिक एसिड को ब्लड में लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेंटेन करना होता है और दूसरा इनका यूज़ है कि इन्होंने गाउट के फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करना है. सो एक्यूट गाउट में जो ड्रग्स यूज़ हो रही थी उन्होंने इन्फ्लेमेशन और पेन को ख़त्म करना था और जो क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उन्होंने यूरिक एसिड को लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेंटेन करना है. मीन यूरिक एसिड के लेवल्स को ब्लड में कम करना है टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स. सो अब ड्रग्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन यूरेट लोअरिंग थेरेपी में जो ड्रग यूज़ होती हैं वो हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और इसकी एग्जांपल में आती हैं एलोप्यूरिनोल एंड फेबुक्सोस्टैट. सो लेट्स डिस्कस एलोप्यूरिनोल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग यूज्ड इन क्रोनिक गाउट ट्रीटमेंट. सो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. पहले नॉर्मल पाथवे देख लेते हैं. हाइपोजेंथीन से ज़ैंथीन बनता है और ज़ैंथीन से यूरिक एसिड और इन दोनों स्टेप्स में एक ही एंजाइम यूज़ होता है विच इज़ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज. एलोप्यूरिनोल जाके ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और बॉडी के अंदर एलोप्यूरिनोल कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीप्यूरिनोल में जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है एंड इट एक्ट एज सुसाइड इनहिबिटर. इसका ये मतलब है कि ऑक्सीप्यूरिनोल परमानेंटली अटैच हो जाता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ और उसको ब्लॉक कर देता है जिसके रिजल्ट में यूरिक एसिड लेवल्स कम हो जाते हैं और ज़ैंथीन और हाइपोजेंथीन इंक्रीज हो जाते हैं. ये ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं और इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं और सेफर भी होते हैं. नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स. इसकी हाफ लाइफ 1 to 2 आवर्स की होती है और इसका असर 18 आवर्स तक रहता है तो इस वजह से डेली एक ही डोज काफ़ी होती है. नाउ डोज आपने स्टार्ट अगर करनी है तो 100 मिलीग्राम पर डे, फिर वीकली आपने 100 मिलीग्राम इंक्रीज़ करनी है और टारगेट क्या होता है यूरिक एसिड को लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ही रखना है और मेंटेनेंस इसकी कितनी होती है 300 मिलीग्राम पर डे. और इसकी दो टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं ज़ाइलोरिक 100 मिलीग्राम एंड ज़ाइलोरिक 300 मिलीग्राम और इन दोनों में से पेशेंट को जो ज़्यादा सूट करे वही प्रिस्क्राइब करनी होती है. सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. एक्यूट अटैक में एलोप्यूरिनोल यूज़ नहीं करनी है बिकॉज सडन यूरिक एसिड चेंज कैन ट्रिगर और वर्सन इन्फ्लेमेशन. तो जब एलोप्यूरिनोल स्टार्ट करवाई जाती है तो यूरिक एसिड शिफ्टिंग होती है जिसकी वजह से गाउट फ्लेयर होता है. उसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट 6 मंथ्स तक एनसेड या कोल्चीसिन देनी है एलोप्यूरिनोल के साथ. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है ताकि एक दिन में एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस हो एंड इट इज़ यूज टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन फ्रॉम ज़ैंथीन और यूरिक एसिड. वैसे हमने कहा था ना ज़ैंथीन और हाइपोज़ैंथीन मोर सोलेबल हैं तो उनको एक्सक्रीट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है. नाउ यूजेस ऑफ एलोप्यूरिनोल इन क्रोनिक गाउट फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जब कैंसर कीमोथेरेपी हो रही होती है. इसके एडवर्स इफेक्ट दो कैटेगरीज में आते हैं, एक कॉमन और दूसरे सीरियस. कॉमन साइड इफेक्ट्स कौन से हैं? जीआई अपसेट, हेडेक एंड स्किन रैश विच इज़ कॉल्ड मैक्यूलोपैपुलर. और सीरियस साइड इफेक्ट्स के लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है विच इज़ बॉन्ड्स. सो बी बोन मैरो सप्रेशन, ओ की जगह आपने सी लिखना है, कैटारैक्ट, देन एंड न्यूराइटिस, डी ड्रेस सिंड्रोम, एस स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम. सो इनको बारी बारी थोड़ा सा देख लेते हैं. बोन मैरो सेपरेशन जब होती है तो बोन मैरो वीक हो जाती है जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया होता है, जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं. कैटरैक्ट फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से विजन ब्लर हो जाती है. देन न्यूराइटिस. आइटिस का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन. नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से नमनेस, टिंगलिंग और पेन होती है. देन रेस्ट सिंड्रोम. सिवियर ड्रग एलर्जी रिएक्शन होते हैं. इसमें 4 चीज़ें होती हैं, रैश, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड्स और ऑर्गन डैमेज होते हैं. देन लास्ट पे आता है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम. इसमें सिवियर ड्रग रिएक्शन होते हैं जिसमें स्किन ब्लिस्टर्स और स्किन पील होनी शुरू हो जाती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. और एलोप्यूरिनोल का सिवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्पेशली स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम एंड ड्रेस सिंड्रोम आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ड्रग इंटरेक्शंस. मर्केप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन एलोप्यूरिनोल की ब्रेकडाउन को स्लो कर देते हैं, इसलिए इन ड्रग्स की डोज को कम करना पड़ता है. डायोरेटिक्स की इंटरेक्शन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और यूरिकोसोरेक्स की वजह से एलोप्यूरिनोल बॉडी से ज़्यादा जल्दी रिमूव हो जाता है तो इस वजह से उसका इफेक्ट कम हो सकता है. एलोप्यूरिनोल की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, क्रोनिक गाउट में एलोप्यूरिनोल देते हैं. ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड कम हो जाता है. इसको एक्यूट अटैक में स्टार्ट नहीं करवाते हैं और इसका मेजर डेंजर क्या होता है? सिवियर स्किन हाइपर सेंसिटिविटी. नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज़ फेबुक्सोस्टैट. इट इज़ नॉन प्यूरिन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. मीन यूरिक एसिड प्रोडक्शन कम करता है बट प्यूरिन स्ट्रक्चर जैसा नहीं होता है.
कंपैरिजन अगर इसका एलोपिरिनोल के साथ करें तो ये ज़्यादा पोटेंट होता है, मतलब यूरिक एसिड को ज़्यादा स्ट्रांगली रिड्यूस करता है। इसका हाइपर सेंसिटिविटी रिस्क कम होता है और एलर्जी रिएक्शन कम होते हैं। लिवर टॉक्सिसिटी और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा होते हैं और ड्रग इंटरेक्शंस कम होते हैं। और अगर कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाए तो ये ड्रग एक्सपेंसिव होती है और ये सिर्फ सिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया में ही यूज़ होती है, मीन जब सिम्टम्स अपीयर हों। देन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की बात आते हैं यूरिकोसोरिक एजेंट्स। इसकी एग्जांपल के लिए निमोनिक है बेस्ट PSL मैच, B बेंजब्रोमेरोन, P प्रोबेनिसिड, S सल्फिनपायराजोन एंड L लेसिन्यूरैट। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ यूरिकोसोरिक एजेंट्स। सो पहले नॉर्मल सिचुएशन देख लेते हैं। 90% यूरिक एसिड किडनी के प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब बॉडी में आ जाता है, ठीक है। यूरिकोसोरिक्स क्या काम करते हैं, ये जाके यूरिक एसिड के साथ compete करते हैं और उसकी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से यूरिन में यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है और ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। सो इसमें आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। 1, अगर आप लो डोज यूरिकोसोरिक्स दे रहे हैं तो उल्टा यूरिक एसिड लेवल ब्लड में इंक्रीज कर सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एस्पिरिन यूरिक एसिड रिटेंशन कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। सो आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ने यूरिक एसिड को बनने ही नहीं दिया था और यूरिकोसोरिक्स का काम है कि जो यूरिक एसिड ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है उसको एक्सक्रीट करवाना है ताकि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम हो। सो अब बारी बारी यूरिकोसोरिक एजेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले था बेंजब्रोमेरोन। इट इज़ रेयरली यूज्ड बिकॉज इट इज़ हेपेटोटॉक्सिक। नाउ प्रोबेनिसिड, इसका यूज़ होता है अंडर एक्सक्रीटर्स में, मीन उन पेशेंट्स में जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड तो नॉर्मल बन रहा है लेकिन किडनी के थ्रू सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, मीन लेस देन 800 मिलीग्राम पर डे यूरिक एसिड एक्सक्रीशन होती है। और ये मेडिसिन किन पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, ओवर प्रोड्यूसर्स, CKD पेशेंट्स और किडनी स्टोन के पेशेंट्स। ओवर प्रोड्यूसर्स जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा होता है तो मेडिसिन तो नहीं काम करेगी। और उन पेशेंट्स में जिनमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है, मीन उनका GFR 45 से कम होता है, और जिन पेशेंट्स को नेफ्रोलिथियासिस हो, मीन किडनी स्टोन्स। नाउ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोबेनिसिड, GI अपसेट, एलर्जी या हाइपरसेंसिटिविटी होती है, गाउट अटैक ट्रिगर कर सकता है और ये पेनिसिलिन और मेथोट्रेक्सेट की सिक्रीशन को भी ब्लॉक करती है। और इसके बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें नॉर्मल यूरिक एसिड बनता है लेकिन किडनी के थ्रू कम एक्सक्रीट होता है। नाउ लेसिन्यूरैट ज़ोरैम्पिक 200 मिलीग्राम। इट इज़ यूज्ड ओनली विद ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो इसकी रीज़न क्या है, अगर लेसिन्यूरैट को अकेला दे दिया जाए तो ये किडनी से यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से एक्सक्रीट कर देती है जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ यूरिक एसिड कम बनता है तो किडनी पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो फिर ट्रीटमेंट सेफ हो जाता है। सो इनको कम्बिनेशन के साथ ही यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इस मेडिसिन को कब यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट वन मोनोथेरेपी, वो मैंने पहले आपको रीज़न बता दी है। सेकेंड एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, तो इसकी रीज़न ये होती है कि लेसिन्यूरैट के फ़ायदे कम हैं और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। थर्ड, वो पेशेंट्स जिनमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, मीन उनका GFR लेस देन 45 हो। नाउ इट्स एडवर्स इफ़ेक्ट्स, हेडेक, फ्लू लाइक सिम्टम्स, GERD, एक्यूट रीनल शटडाउन, मोनोथेरेपी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करनी है, और नेफ्रोलिथियासिस। सो दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन क्रोनिक गाउट। थैंक यू।